आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से हम सब लोग कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है वो लॉकडाउन का बीत चुका है और कोरोना से एहतियात के तौर पर आप और मैं सब लोग अपने अपने घरों में हैं और बिना वजह से किसी को भी घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं है और अपील भी है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इन सब के बीच में पीक टाइम कहीं ना कहीं किसान के लिए भी चल रहा है और आम आदमी की रोजी रोटी के कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में गुजारा कैसे होगा। हालांकि तमाम संस्थाएं अपने तरीके से सहयोग कर पा रही है, लेकिन इन सब के बीच में सरकार क्या स्टैंड ले पा रही है, क्या वाकई उन लोगों तक सहूलतें पहुंच रही हैं। जिस तरीके से किसान आड़तियों के बीच का जो रिश्ता था उसमें भी कई तरीके के पड़ाव आए, आड़तियों को स्ट्राइक करनी पड़ी और ख़रीद है वो काफ़ी लेट लतीफ़ी के बाद शुरू हुई। हम राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुनैना सिंह जी चौटाला हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस लॉकडाउन में वो अपने आप को कैसे लॉकडाउन कर पा रहे हैं, अपने घर में कैसे उनका वक्त बीतता है, पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है, राजनीतिक तौर पर कितने एक्टिव रहते हैं, वो कैसे कैसे तमाम चीज़ों को फिल्टराइज करते हैं, उनको क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर सरकार कहाँ पर स्टैंड कर पा रही है। मैम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरविंदर। मैम, पहला ही सवाल आपसे, अब लगभग 1 महीने से हम सब लोग लॉकडाउन हैं, आपका वक्त कैसे बीत रहा है, कितना अंतर आपको लगता है पहले से दिनचर्या का और अब की दिनचर्या में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं समस्त हरियाणा को ये बधाई देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारा पहला लॉकडाउन अच्छे से गया उसी तरीके से दूसरा लॉकडाउन भी जा रहे हैं। वहीं कुछ दिक्कतें हैं, घर में रह के हम किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी कहते हैं कि समस्या इतनी विकट है जिसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसमें हमारा घर रहना हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए एक बहुत ज़रूरी सा हो गया है। ऐसे में यदि मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं को इसमें बहुत कम दिक्कत है क्योंकि ऑलमोस्ट महिलाएं घर में रह के ही अपना समय गुजारती हैं। ये ज़्यादा दिक्कतें पुरुषों के लिए हैं। और वहीं बात मेरा समय गुजरने की, तो मैं जो भी, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ी हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो मेरी महिलाएं हैं जितने भी, उनसे मैं पूछती रहती हूँ, तो देर सवेर उनका कॉल आ जाता है या मेरा उनके पास चला जाता है। वही दूसरी तरीके से मेरा एक शौक़ है, मैं स्केच कर लेती हूँ, कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर लेती हूँ, बच्चों की चीज़ें पढ़ी हैं उनसे बैठ के, बस मेरा तो इसी तरीके से जाता है। आपका सुबह कितने बजे का उठना रहता है? पहले से रूटीन आपका कुछ चेंज हुआ है? पहले हमारे जो काम थे वो ठीक टाइम पर हुआ करते थे, आपको भी पूरे हरियाणा को देखना होता था, दौरे होते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था। अब थोड़ी सी उन कामों में फुर्सत तो आई होगी, अब काम आपके अनुसार होते हैं, पहले तो टाइम एक शेड्यूल होता। देखिए, मेरा सुबह का रूटीन वही है, सबसे पहले उठ के 4 साढ़े 4 के करीब मैं उठ जाती हूँ, नहा के पूजा करके उसके बाद मैं पूरा दिन ये था कि जहाँ मर्जी कोई प्रोग्राम है तो मैं फ्री हूँ भी, मैं कर सकती हूँ। बाकी अब वो प्रोग्राम वगैरह तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है घर रहना, वो नहीं हो पाते, लेकिन फ़ोन कॉल पे बात हो जाती है। और मेरा वही रहता है, सर्वेंट्स को देख लिया, किचन देख ली। अब थोड़ा यूँ है, किचन में 1-2 आइटम थोड़ी ज़्यादा बना पाती हूँ। अब आप खुद भी कर लेते हैं? हाँ, मैं खुद भी कर लेती हूँ। नए प्रैक्टिकल भी होते हैं डिशेज में, किसी चीज़ में, रेसिपी में? कुछ इतना ज़्यादा मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ कुकिंग में, लेकिन जैसे मालपुए हो गए, खीर हो गई, अपना जो नॉर्मल है वो थोड़े आए दिन बना लेती हूँ। पहले था वीकली बन जाता था, लेकिन अब यूँ है रोज़ कुछ ना कुछ सोचती हूँ भी, आज मालपुए बना दिए, खीर बना दी, या हलवा बना देते हैं, या कुछ और खुरमे वगैरह घर में, जैसे बड़ियाँ भी तोड़ी हैं मैंने भी, जो बड़ी अपना देसी खाना है वो, बस यही चलते हैं। सुनैना जी, राजनीतिक तौर पर हम अगर बात करें तो किस तरीके की दिनचर्या उसमें रहती है? क्योंकि पहले तो आपका लोगों से मिलना जुलना, जो वर्कर्स लोग आते थे उनसे मिलना जुलना रहता था, टाइम होता था सबका। अब उन चीज़ों में आपका लगाव कैसे है? पार्टी के तौर पर आपकी हाईकमान से कब बात होती है? क्या डायरेक्शंस रहती हैं ऐसे वक्त में, लॉकडाउन में? और किस तरीके से एकता के सूत्र में पूरी पार्टी को बांधने का काम किया जाता है?
जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का मैं देखती रहती हूँ, वैसे फ़ोन कॉल पे भी ध्यान रहता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से बढ़ चढ़ के जितने भी, उसमें ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारी पार्टी का है या नहीं, सिर्फ ये देखते हैं ज़रूरतमंद कौन है। तो इसी तरीके से जो हाई कमान है, अभय सिंह जी भाई साहब हैं, उन्होंने भी सबसे पहले पहल करते हुए, जितना सबसे पहले उनका नंबर आता है कि एक नंबर पे सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने दान किया है तो वो उन्होंने किया है, तो उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारी पार्टी के पास जा रहे हैं, उन्होंने एक सामाजिक एक भावना से उन्होंने किया है। और वहीं अगर उनसे ये प्रश्न भी किया जाता है कि आपने सबसे ज़्यादा दिया, तो वो उस चीज़ पे भी रोक लगाते हैं कि नहीं, मैंने अपनी खुशी से अपने लोगों की मदद की है। ये हरियाणा जो है दादाजी का बनाया हुआ एक परिवार है और ये मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। सुनैना जी, अगर हम फैमिली की बात करें, बच्चे अब क्या यहीं रह पा रहे, उनके साथ आपका कैसे वक्त बीतता है, क्या वार्तालाप रहती है? हाँ, बेटा मेरा आया है, यहीं पे ही है। वार्तालाप तो आजकल बच्चे थोड़े मोबाइल में और अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स में, और मेरे बेटे के पास उसके पेट्स हैं, डॉग्स हैं, उनके साथ भी खेल लेता है। जब कभी है मुझसे आके बात करेगा, लेकिन ज़्यादातर वो भी यही पूछता है कि माँ, किसान की तो बुरी हालत है, तो उस चीज़ के लिए वो भी महसूस करता है। हालांकि अभी तक उसने खेती बाड़ी संभाली नहीं है, लेकिन उसे पता है और वो उस चीज़ को बड़ा महसूस करता है। अभी भी हम थोड़ी राजनीतिक तौर पर चर्चा कर लेते हैं। आपको लगता है जिस संकट से पूरा देश गुजर रहा है, हरियाणा प्रदेश की बात करें, जितना बनता था, आपको लगता है विपक्ष के तौर पर आप भी देखते होंगे उसको, क्या सरकार सही तरीके से जस्टिफाई पब्लिक के साथ कर पा रही है, जो योजनाएं इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, आपको लगता है? यदि इस वक्त बात करूं मैं किसान की, तो आज उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो मैं मंडियों में हाल देखती हूँ जिस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ किसान ने अपनी जान को जोखिम में डाल के वो खेत में खड़ा है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी भी अपना एक वीडियो मैंने भेजा था कि उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि जिस तरीके से डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, हम लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं, तो किसान को हमें डबल सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। आज हमारी मूलभूत जो ज़रूरत है वो पैसा ना होके अन्न है, जिससे हम अपना पेट भरें। सबके पैसे हैं, लेकिन इस बीमारी से अगर लड़ने के लिए चाहिए तो हमें ताकत चाहिए, और ताकत आती है अन्न से। उस अन्नदाता की इतनी बड़ी अनदेखी क्यों? आप ये देखिए, सरकार अच्छा बीज, खादों में कहीं रियायत, बीजों में कोई अगर रियायत हो, किसान की यदि फसल प्राकृतिक मार से भी अगर जाती है तो उस चीज़ में भी बोनस देने में भी सरकार की ढील, किसान का कर्जा माफ में भी सरकार की ढील। जैसे तैसे उस किसान ने अपना चाहे घर गिरवी रखा है, चाहे एक बच्चे को स्कूल से हटाया हो, वो उसने खेत में जाके फिर भी अपनी हिम्मत दिखाते हुए अन्न पैदा किया है। आज वही अन्न जब मंडियों में आ गया तो फिर किसान के ऊपर फिर जाती सरकार की। इन सब चीज़ों को देख के आत्मा बहुत दुखी होती है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में मैं आई हूँ, मैं हर चीज़ देखती रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को देख के दुख होता है। और वहीं मुझे इस चीज़ के लिए गुस्सा भी है कि आप किसान को कुछ नहीं, अगर आप उन्हें ये कर देते कि भी आड़तियों को, जो अगर आप उनका 44,000 है तो आप उनके 42,000 में ले लेते, वही 200 रुपये आप आड़तियों को ये कह के दे देते कि भाई आप इनकी मजदूरी आप रखो 200 रुपये पर किसान और क्विंटल के हिसाब से, और आप इनका गेहूँ तुलवाओ। जब एक स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ तुलाने के लिए उसको आप ऊपर से सरकार से बोनस मिलता है, तो हरियाणा में ये सब क्यों हो रहा है? ये एक राजनीति क्यों खेली जा रही है? किसानों के साथ ही ऐसा न्याय क्यों? आप वहीं बात करते हो कि पुलिस की आप दोगुनी कर दोगे, डॉक्टर्स की आप तनख्वाह दोगुनी कर दोगे, क्योंकि अगर डॉक्टर की आप नहीं करोगे तो वो जाके मरीजों को देख नहीं रहा, लेकिन वहीं आप किसान की जो खुद के हक भी नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है, और मैं इस तरीके सीधा किसान के लिए, किसान के ऊपर जाति के लिए सरकार को जिम्मेवार मानती हूँ, और सरकार अपनी नीतियों को सुधारे,
वरना मजबूरन किसान को सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि मर तो वो वैसे ही रहा है। और यदि किसान जब रोता है और सड़क पे आता है तो मैं सोचती हूँ कि पूरा कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम हिल जाएगा। तो इसके लिए मेरी प्रार्थना है बार बार सरकार से कि किसानों के ऊपर ज्यादती करना बंद करें। सुनैना जी, आपको लगता है जिस तरीके से आड़तियों को भी अपना जो उनकी हड़ताल है वो वापस लेनी पड़ी, क्या ये भी हो सकता था सरकार आड़तियों से इसी मूवमेंट से पहले बात कर लेती है, अगर उनकी मांगों पर पहले ध्यान दिया होता? और आज आपको ये भी पता होगा कि आड़तियों का ये भी आरोप है कि उन्होंने बिना किसी मांगों को पूरा करवाए उन्होंने अपने जो हड़ताल उसको वापस लेते हुए किसान और मजदूर के हित में फैसला लिया है। आपको लगता है कि इस रिश्ते को कायम करने के लिए सरकार कुछ अलग तरीके से भी काम कर सकती थी, आज किसान को इतनी मुश्किल में ना आना पड़ता? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात के लिए आड़ती जो भी एसोसिएशन है, आड़ती जितने भी हैं, मैं उनको बधाई का पात्र मानती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही कहीं ना कहीं जाके इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करा कि उन्होंने किसान की सोची, उन्होंने एक मजदूर की सोची। जो हमारे मजदूर मंडियों में बैठे हैं, उनके घर में भी चूल्हा तभी जलता है जब वो मजदूरी करके लेके जाते हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छा उनका कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन वहीं यदि सरकार चाहती तो आपको सिस्टम से सारी चीज़ें सेट हो सकती थी, उसमें आड़तियों का भी नुकसान नहीं होता, मजदूरों का नुकसान भी नहीं होता और किसानों का नुकसान भी नहीं होता। इसमें पूरी तरीके से ये जो सिस्टम है ये सरकार ने बिगाड़ के रख दिया। और आड़तियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसान की सोची, क्योंकि आड़ती और किसान का रिश्ता भाई भाई जैसा है हमेशा से, सदियों से, कि जब किसान को ज़रूरत होती है तो वो आड़ती के पास जाता है कि भाई मुझे आप इतना पैसा दो, या भी ये मुझे सामान मेरे घर के लिए चाहिए, वो लिखवा के आ जाता है। तो उनका आपस में रिश्ता एक चलता रहता है। वहीं सरकार ने कोशिश की थी आड़तियों को ये भी बदनाम करने की भी, ये ज़्यादा किसानों से ब्याज ले लेते हैं। अरे वो किसान तो वो ब्याज दे के खुश, आप लोगों ने जो किसान की हालत कर दी उससे तो मैं ये मानती हूँ कि आड़तियों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। अभी सुनैना जी, आपने खुद ही देखा होगा, आपकी पार्टी की सीनियर नेता अभय सिंह चौटाला के खुद मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी उनके 70 एकड़ के आसपास की उनकी जो फसल है, लेकिन उनको जो मैसेज आया वो कुछ ही क्विंटल फसल मंडी में लाने के लिए 5 क्विंटल का है। आपको लगता है किसानों के साथ भी इसी तरीके का मजाक हमने तमाम स्टेट से, तमाम जिलों से देखा था कि किसान को कुछ 25 किलो लाने के लिए बोला जाता है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कितनी खामियां हैं? क्या सरकार ने किसान को साथ लेकर इस योजना को बनाने से पहले कोई विचार ही नहीं किया, आपको लगता है? इसमें खामियां नहीं जी, इनकी बेईमानी है। आप ये देखें, अबे भाई साहब ने तो वैसे उन्होंने तो ये चलो पूरा ही अपना गेहूं है वो जनता को देने का मन बना लिया। वो उन्होंने जो ये हर किसान से 5 किलो मांग रहे हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के लिए सारी गेहूं छोड़ दी। उनके 72 एकड़ में गेहूं का सिर्फ 5 क्विंटल लेने की जब बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि जो हमारे पटवारी होते हैं, भाई साहब का ही बयान, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं, उनका ही बयान देके मैं बता रही हूँ, पटवारी होते हैं उनके पास ब्यौरा होता है, ऑलरेडी होता है, वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। तो फिर ये नई सिस्टम बना के और गुमराह करने वाली बात है कि भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर कराओ। इनको तो 5 रुपये जहाँ से मिल जाए। खट्टर साहब तो स्कूल के विद्यार्थियों की फीस के लिए, अगर उन्होंने कहा भी फीस नहीं लेंगे तो उनको ये लगा कि कैसे पैसा निकालूं, तो उन्होंने 5 रुपये हर विद्यार्थी से मांगने शुरू कर दिए। तो मैं नहीं मानती हूँ कि किसी भी तरीके से सरकार की किसी की मदद करने की, किसी भी वर्ग की मदद करने की इच्छा है। आप ये देखें, ये कहते हैं शराब वाले मामले में मैं आप ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इन्होंने बोला कि हमारी सरकार को घाटा हो रहा है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, हर जगह सरकारों ने शराब बंद करके, हरियाणा में ज़्यादा घाटा हो गया। दूसरी बात, जो दान बढ़ चढ़ के इतना दान दिया गया है, वो पैसा कहाँ गया? आप अभी भी यही कह रहे हो हमें घाटा हो रहा है, वो पैसा कहाँ गया? और उस घाटे को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों की जान चली जाए उस चीज़ की आपको कोई परवाह नहीं। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि जो ये बीजेपी है, इसकी मंशा को मैं बार बार कहती हूँ समझे। मैंने पहले भी हर जगह जाके किसान जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि भाई आप इस चीज़ को समझो। ये अंग्रेज तो लाल खत्ता लेके आते थे जो बुखार चढ़ जाती थी किसान को, ये आगे ऑनलाइन लेके, ये नए तरीके के अंग्रेज हैं, तो इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। और लेकिन
मैं मानती हूँ हरियाणा में तो मैंडेट गया था बीजेपी के विरोध में, लेकिन कुछ हमारे में से ही जाके जो उनको सपोर्ट कर गए, किसान को ठग लिया, हर जगह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इनकी कोई ऑनलाइन की नीति, ये नीति नहीं है इनकी कोई, ये सरासर जाती है। अभी मैम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर वो संसद तक ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं तो किसान की ट्रॉली भी ले सकते हैं। आपको लगता है दाने दाने की खरीद हो पा रही है? सब तरफ से किसान चीख चीख कर कह रहा है कि उसकी फसल नहीं बिक रही। आज भी उसके साथ मजाक हो रहा है कि वो उसको मैसेज आता है इतने क्विंटल का, जब तुलवाई होती है तो किलो में आ जाती है। आपको लगता है सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में भी किस तरीके की तालमेल की कमी है जो जनता के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, किसानों के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते? देखिए, मैं ये बात कहूँगी कि ठीक है ट्रैक्टर लेके संसद में, लेकिन यहाँ पे आज जो मैं हर जगह से देखो, जींद से, उचाना से, गन्नौर से, अपने डबवाली से, कालांवाली से, सिरसा से, फतेहाबाद से, कोई भी ऐसी मंडी नहीं है जहाँ से ये रिपोर्ट नहीं आ रही कि किसान से मंगवाई तो जाती है ज़्यादा गेहूँ और तोलाई जाती है थोड़ी और फिर उसे घर भेज दिया जाता है, या उसको लाइन में लग के कहता है भी आपका नंबर आज नहीं कल आएगा, तो परेशान किया जाता है। और जो ट्राली है उसमें वो गेहूँ भर के नहीं रख सकता, उसको आए दिन भर के लाना, और ये उसको तो बहुत परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानती हूँ कि बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। यदि अगर वो ये बात है भी डिप्टी सीएम की, सीएम नहीं मान रहे तो डिप्टी सीएम स्टैंड ले सकते हैं, और यदि डिप्टी सीएम किसी बात के ऊपर अड़े तो सीएम के पास तो सारी पावर है ही, वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आपस में बैठ के और कड़ा कदम लेके इन चीज़ों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता है, वो दुखी हम नहीं रहने दे सकते। मैं समस्त वर्ग से मैं कहूँगी कि आप राजनीति भूल के किसान के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो हम हमारी फसलों के लिए, पूरा हिंदुस्तान जो है उसमें कृषि प्रधान माना गया है, और हरियाणा जिसमें खास करके, पंजाब जिसमें खास करके, यदि पंजाब में गेहूं की खरीद हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे, और बिल्कुल किसान और व्यापारी और आड़तियों के हम साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो वायदा किया वो उसे निभाएगी पूरी तरीके से। आसमान जी, आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आपका एक संदेश भी तमाम आवाम के लिए मैं चाहूँगा। दूसरा, क्या इस लॉकडाउन के बाद आप भी पार्टी विपक्ष के तौर पर इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे, जिसको लेकर आपको लगता है, आप कहते हैं आपको बहुत दुख होता है जब इस तरीके का न्याय किसानों के साथ, आम जनता के साथ नहीं हो पाता? देखिए, मेरी आज ये ना एक बड़े सीनियर हैं, उनसे एक चैट हुई थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा जी देखिए, सब चीज़ों को भूल के हमें किसान की आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादती किसी भी वर्ग के साथ हो, हमें वही आवाज़ उठानी चाहिए। ये इंडियन नेशनल लोकदल का वायदा है, और दादाजी ने हर वर्ग के लिए ये सोच के, मतलब उनके अनगिनत कार्य उन्होंने कि हम उसी राह पे चलते हैं। और लॉकडाउन के लिए मैं सबका सहयोग का मैं बधाई दूंगी कि सबने बहुत अच्छे से सहयोग करा और ये लॉकडाउन कामयाब हो, क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती थी यदि जनता सहयोग ना करती तो। और जनता ने सहयोग भी अपनों को देख के किया, तो उसके लिए वो बधाई का पात्र हैं। उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। समय समय पे उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन मानी, और लॉकडाउन और इस बीमारी का जब पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा उसके बाद हमेशा से ही हम लोग इस चीज़ के लिए वचनबद्ध रहे हैं कि जहाँ भी किसी चीज़ का अन्याय होगा या कोई ज्यादती होगी तो इंडियन नेशनल लोकदल आवाज़ उठाएगी, और उठाती रही है और उठाती रहेगी। आपने वक्त निकाला मैम, इस लॉकडाउन में आप घर पर हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। मैं कामना करती हूँ सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार के साथ मस्त रहें, और किसान के लिए हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना है, किसान के लिए एक आवाज़ ज़रूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर। सो मच। तो ये थे मेरे साथ INLD से महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर कई तरीके की मनसाएं खड़ी की हैं। उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इन सवालों पर गंभीरता से क्यों नहीं विचार किया गया। आड़ती और किसान के बीच में जिस तरीके से एक खाई पाटने का काम किया गया और वापस हड़ताल को ख़त्म करके बिना किसी आश्वासन के आड़तियों को वापस आना पड़ा, और आज जिस तरीके से किसानों के साथ
जो एक तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत भी सही न्याय नहीं हो पाया। तो ऐसे में INLD पार्टी की तरफ से उन्होंने इस पर भी एक दुख और चिंता प्रकट की है कि आज इस संकट के दौर में कम से कम किसान के साथ इस तरीके की बात वो नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने ये वादा भी किया है कि INLD आने वाले समय में और आज भी किसान के साथ है, तमाम उस कमेरे वर्ग के साथ खड़ी है। अगर सरकार इस बात पर खरे नहीं उतर पाती तो विपक्ष के तौर पर वो भी जनता के बीच में जाकर इन तमाम बातों को सरकार तक बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आम आदमी के हकों की जो बात है, उनकी जो बनती उनकी जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच सके। बहरहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। हम आपसे अपील करते हैं आप लॉकडाउन के नियमों की पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क लगा कर रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क ना उतारें, क्योंकि अब पूरे हरियाणा में नियम लागू हो चुका है। बिना मास्क आपका चालान है वो हो सकता है। कोरोना से बचने की सबसे बड़ी वैक्सीन सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क, आप घर पर रहें। कैमरा पर्सन हिमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबल।